निम्रत अपने ससुराल में सबसे गोरी और सुंदर थी और इसी बात का घमंड निम्रत को बहुत ज्यादा था। निम्रत नहीं चाहती थी कि वो अपने काले परिवार के साथ रहे, इसलिए वो अपने पति को हर समय उसके परिवार वालों के खिलाफ भड़काती रहती है। निखिल जी, मैं घर में सबसे गोरी और सुंदर हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों आपकी बहन अंजलि और माँ जी मुझे हमेशा ताने देती रहती है, और तो और जेठानी जी भी उन्हीं का साथ देती है। निम्रत, अब क्या हो गया? अब क्या कह दिया मेरे घर वालों ने तुम्हें? क्या कहा? अरे आप ये पूछो कि क्या नहीं कहा। आपका पूरा परिवार काला है, पर फिर भी मैं उन सबके साथ रहती हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, पर वो लोग मुझे ताने देते रहते हैं कि गोरी अंग्रेज जैसी मैडम है, हमारे साथ मत बैठो। अगर हमारे साथ बैठोगे तो तुम भी काली हो जाओगी। अब बताइए निखिल जी, क्या मैंने कभी उन लोगों से ऐसा कहा जो मुझे इस तरह के ताने सुनने पड़ रहे हैं? निखिल निम्रत की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता। अब ऐसे ही कुछ दिनों के लिए निखिल शहर चला जाता है और निखिल की गैर मौजूदगी में निम्रत अपना असली रूप घर वालों को दिखाती है। जेठानी जी, जरा मुझसे दूर हटकर बैठे। अगर आपका काला साया मुझ पर पड़ गया ना, तो कहीं मैं भी आपकी तरह काली ना हो जाऊं। आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? जो हर समय मेरे साथ घूमा करती थी, आज मुझे मेरे रंग के लिए ताने दे रही है। मैंने तो पहले ही आपसे बोला था भाभी कि हमारे घर में सब काले हैं, इस गोरी को हमारे घर की बहू मत बनाओ, लेकिन आपने और माँ ने मेरी एक नहीं मानी और माँ और आपने मिलकर निखिल भैया की शादी निम्रत भाभी से करवा दी, क्योंकि निखिल भैया भी गोरे हैं। अंजलि, छोटी हो छोटी बनकर रहो। और एक बात और, जैसे तुम्हारा रंग काला है, वैसे अपनी काली जुबान से मेरे बारे में कुछ उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? इस तरह से निम्रत पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। निम्रत का असली रूप देखकर नेहा बड़ी हैरान होती है। देवर जी के जाते ही देवरानी जी के तो तौर तरीके ही बदल गए। नेहा भाभी, निम्रत भाभी तो पहले से ही ऐसी थी, वो तो सिर्फ निखिल भैया की वजह से ये हम लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। उनके जाते ही इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और निम्रत पूरे घर वालों को उनके रंग के लिए ताने देती है और सभी के सामने अपने ही ससुराल वालों के काले रंग का मजाक बनाती है। ऐसे ही एक दिन निम्रत की कुछ सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती हैं। अरे निम्रत, तेरा घर तो सच में बहुत बड़ा है, लगता है अमीर घर में शादी हुई है तेरी। निम्रत नाम है मेरा, सब कुछ मेरे हिसाब से होता है, चाहे वो किस्मत हो या घर। निम्रत अपनी सहेलियों से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास निशा आ जाती है, जो आज तीर्थ यात्रा से होकर आई थी। बहू, ये तेरी सहेली है? ये तो अच्छी बात है जो तेरी सहेलियां यहाँ पर आई हैं। बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर गई थी और ये लो प्रसाद। ए निम्रत, तेरी सास कितनी काली है। माफ करना आंटी जी, हम लोग काले लोगों के हाथों से कुछ नहीं लेते। बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? इंसान का रंग काला होता है, प्रसाद का नहीं, और मैं तुम्हें प्रसाद दे रही हूँ। निशा निम्रत की सहेलियों को प्रसाद दे ही रही होती है कि तभी वहाँ अंजलि चाय लेकर आती है और कुछ ही देर में निम्रत की जेठानी भी वहाँ आ जाती है। निम्रत की सहेलियां जब निम्रत के ससुराल वालों का काला रंग देखती हैं, तो उन लोगों का मुंह बन जाता है। निम्रत, अब मुझे समझ आ गया कि तेरी शादी इतने बड़े घर में क्यों हुई। इन लोगों को अपने काले बेटे के लिए कोई सुंदर लड़की नहीं मिल रही होगी और तू तो ठहरी लालची। तुझे तो एक अमीर परिवार चाहिए था, चाहे वो काला हो या गोरा, इसलिए तूने इस परिवार में शादी कर ली। इस तरह से निम्रत की सहेली उसके ससुराल वालों को मजाक बनाकर चली जाती हैं। ये सब देखकर निम्रत को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा घर वालों पर निकालती है। अब पता चला आप लोगों को क्यों मैं आप लोगों को खुद से दूर रहने के लिए कहती हूँ। आप लोगों की वजह से आज मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और बार बार निम्रत के ताने सुन सुनकर पूरा परिवार उससे परेशान होने लगता है। कुछ समय बाद निखिल घर आ जाता है। उसके घर आने के बाद निम्रत अपनी सहेली को वीडियो कॉल करती है और उसे कहती है, ये देखो, ये है मेरे पति, मेरी तरह गोरे और सुंदर। अभी ये सो रहे हैं, इसीलिए मैं इनकी तुझसे बात नहीं करा सकती। वैसे तू उस दिन क्या कह रही थी मुझसे कि मेरा पति काला है और मैंने पैसे के लिए शादी की? तो मैं तुझे बता दूं कि मैंने अपने ससुराल वालों को बिना सिर्फ निखिल जी को देखे उनसे शादी करी है। इसीलिए नहीं कि निखिल जी अमीर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि निखिल जी मेरी तरह गोरे और सुंदर है, समझी? माफ कर दे निम्रत मुझे,
मैंने उस दिन तुझे कुछ ज्यादा ही गलत कह दिया, पर यार तू काले लोगों के बीच कैसे रह सकती है? तू अपने काले परिवार से अलग क्यों नहीं हो जाती? शादी तो मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, पर मैं चाह के भी निखिल को उनके परिवारों के खिलाफ नहीं भड़का पा रही हूँ। अब तू ही कोई तरकीब बता जिससे ये गोरी बहू काले परिवार में बंटवारा करवा सके। इस तरह से निमृत काफी देर तक अपनी सहेली से बात करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द घर वालों को पता चलता है कि निमृत माँ बनने वाली है। जब इतनी बड़ी खुशखबरी घर वालों को मिलती है तो वो निमृत की सारी बातें भूलकर उसके साथ पहले की तरह रहने लगते हैं। अंजलि बेटा, निमृत जैसी भी है लेकिन है तो इस घर की बहू ना, इसीलिए सारी पुरानी बातों को भूल जा। हमारे घर में जल्द ही नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है, हम सबको उसका खूब ख्याल रखना है। निशा के कहने पर अंजलि और नेहा निमृत का खूब ख्याल रखती हैं, पर निमृत अपने परिवार वालों से अलग होना चाहती थी और इसलिए वो निखिल से झूठ बोलती है। निखिल जी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बात मेरे बच्चे पर आ चुकी है। मैंने कभी भी काले और गोरे रंग में फर्क नहीं किया, पर आपके घर वाले मुझे हर समय ताने देते रहते हैं। मुझे कहते हैं कि मैं उनसे दूर रहूं, नहीं तो मेरा होने वाला बच्चा भी काला होगा। आखिर उन्हें मुझसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो पूरा परिवार मेरे साथ इस तरह की हरकतें करता है? आज आपको एक फैसला लेना ही होगा। कैसा फैसला? आज आपको अपनी बीवी, बच्चों या परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। इस घर में बंटवारा होगा, काले लोग एक तरफ और गोरे लोग एक तरफ, क्योंकि अब मैं घर वालों के ताने और नहीं सुन सकती। अगर मैं और आप गोरे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? निखिल निमृत की बातों में आ जाता है और निमृत के कहने पर बंटवारा कर लेता है। अब घर के एक तरफ निमृत के ससुराल वाले, जिनका रंग काला होता है, वो सब होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर दीवार के दूसरे साइड में निमृत और उसका पति होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निमृत गर्भवती थी और घर में बिल्कुल अकेली, इसलिए उसे ऐसे समय में अकेले ही सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और समय के साथ उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और एक दिन जब निखिल घर में नहीं होता तब निमृत की तबीयत खराब हो जाती है। उसे दर्द में देख निशा उसकी मदद करने आती है। बहू, बिल्कुल भी मत डर, लंबी लंबी सांसें ले, मैं जल्दी से तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। माँ, आप फिर भाभी के पास आ गई? आप भूल गई क्या कि भाभी हमारा काला रंग बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती? अगर आप भाभी और उनके होने वाले बच्चे के आसपास रही तो कहीं ऐसा ना हो कि भाभी का होने वाला बच्चा भी काला हो जाए। आखिर इसी डर से तो भाभी ने इस घर का बंटवारा करवा दिया। क्यों भाभी, सही बोल रही हूँ ना मैं? निमृत अंजलि के किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाती और उसका दर्द बढ़ने लगता है। दर्द में निमृत को तड़पता देख अब अंजलि से नहीं रहा जाता और अंजलि अपने माँ और बड़ी भाभी के साथ निमृत को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ निमृत एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और अपने ससुराल वालों से अपनी इस गलती की माफी मांगती है। निखिल जी, अब मुझे घर में बंटवारा नहीं चाहिए। मैंने हमेशा से आपसे झूठ कहा। माँ जी, जेठानी जी और अंजलि दीदी ने तो मेरा बहुत ख्याल रखा, बल्कि मैंने ही घर में बंटवारा इसीलिए करवाया था कि मेरा बच्चा काला ना हो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि निमृत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए निमृत के ससुराल वाले उसे उसकी गलती के लिए माफ कर देते हैं। अब निमृत अपने बच्चे और परिवार के साथ घर जाती है, जहाँ सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। तारा के 2 बेटे थे, प्रदीप और हिमांशु। तारा का बड़ा बेटा बहुत ही समझदार था, उसने अकेले ही पूरा घर संभाला हुआ था। तारा की बड़ी बहू अर्पिता भी काफी समझदार थी, इसलिए तारा चाहती थी कि उसके छोटे बेटे हिमांशु की शादी भी एक ऐसी ही संस्कारी और गुणी लड़की से हो। इसलिए तारा हिमांशु के रिश्ते के लिए पंडित जी से बात करती है। पंडित जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे बड़े बेटे प्रदीप के लिए जैसी बहू लेकर आए थे ना, वैसे ही बहू आप मेरे हिमांशु के लिए भी ढूंढ दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की शादी हो सके। हाँ पंडित जी, देवरानी आ जाएंगी तब मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हिमांशु बेटा की शादी अब मैं जल्द से जल्द करवा लूंगा, ताकि बड़ी बहू को देवरानी का साथ मिल सके और आपको अपनी छोटी बहू का। इस तरह से पंडित जी हिमांशु का रिश्ता परी नाम की लड़की से करवा देते हैं। परी अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। परी की माँ बहुत लालची थी
वो शुरू से ही चाहती थी कि उसकी बेटी का ससुराल अमीर हो, जहां उसकी बेटी राज कर सके। पर शादी के बाद जब परी देखती है कि घर की सारी जिम्मेदारी उसके जेठ और जेठानी पर है, तो वो अपनी जेठानी से अंदर ही अंदर जलने लगती है। मुझे लगा था मैं हिमांशु के घर में सबसे छोटी हूँ, तो वो सब हमें चाहते होंगे, लेकिन यहाँ सबसे चहेती तो जेठ जेठानी जी हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां भी इन्हीं दोनों के कंधे पर है। मैं तो बस इनकी नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अरे परी, क्या हुआ? तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी। अच्छा दीदी, वैसे जेठ जी इतने लेट क्यों आते हैं? अरे परी, तुम्हारे जेठ जी का अपना खुद का रेस्टोरेंट है, इसीलिए रेस्टोरेंट बंद करते करते उन्हें 11-12 बज जाते हैं। इसीलिए वो हमेशा लेट घर आते हैं, और जिस दिन जल्दी आते हैं उस दिन मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। अब कल की ही बात ले लो, वो मेरे लिए एक सोने का हार लेकर आए। सोने का हार? जो भी कहो, मौज तो इस अर्पिता की ही है। इसका पति रोज इसके लिए कुछ न कुछ लेकर आता है, और एक मेरा पति है जो आज तक मुझे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गया। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रदीप अर्पिता के लिए पायल लेकर आता है। ये देखकर परी अंदर ही अंदर अपनी जेठानी से और ज्यादा जलने लगती है। इस घर के मालिक तो जेठ जी हैं। घर की सारी बागडोर भी उन्हीं के हाथ में है। मेरी शादी तो एक भिखारी से हो गई। क्यों ना मैं जेठ जी के ऊपर डोरे डालूं और अपनी प्यारी सी जेठानी की सौतन बन जाऊं। हाँ, ये सही रहेगा। बस एक बार मैं जेठ जी को अपने काबू में कर लूं, फिर ये घर की धन दौलत, प्रदीप जी और उनके लाए हुए तोहफे, सब कुछ मेरा होगा। इस तरह से परी अपने जेठ को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने का सोचती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। अरे परी बहू, ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या? हम सबको पार्टी में जाना है। नहीं माँ जी, मुझे सब याद है, पर मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आप सब पार्टी में जाओ, मैं आराम कर लेती हूँ। अगर ऐसी बात है परी, तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ तुम्हारी देखभाल करने। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में तबीयत ठीक हो जाएगी। आप क्यों मेरी वजह से यहाँ रुकेंगी? जाइए ना आप, मैं ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख लूंगी। इस तरह से परी सभी को पार्टी में भेज देती है और खुद प्रदीप का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही रात को प्रदीप घर आता है, परी बड़े ही प्यार से अपने जेठ जी के लिए खाना लगाने लगती है। ये सब देखकर प्रदीप को बड़ा ही अजीब लगता है और वो परी से कहता है, अरे परी, तुम पार्टी में नहीं गई क्या? और इतनी रात हो गई, तुम अब तक जाग रही हो? नहीं जेठ जी, वो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मेरी तो आंख लग गई थी, पर आप आए तो मेरी आंख खुल गई। आइए खाना खा लीजिए। नहीं नहीं परी, मुझे नहीं खाना, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा, मैं अपने रूम में जाता हूँ, गुड नाइट। इतना बोलकर प्रदीप अपने कमरे में जाने लगता है और तभी परी गिरने का नाटक करती है। अब जल्दी से प्रदीप परी को जाकर उठाता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो ना परी? नहीं जेठ जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, अचानक से चक्कर आ गया और मैं गिर गई। लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है, मुझे उठा नहीं जा रहा। क्या आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हैं? परी को दर्द में देखकर अब प्रदीप से रहा नहीं जाता और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे उसके कमरे तक ले जाता है। अब जैसे ही प्रदीप परी को बेड पर रखने वाला होता है कि तभी लाइट चली जाती है और इसी मौके का फायदा परी उठाती है और कस के अपने जेठ को पकड़ लेती है। नहीं प्रदीप जी, मुझे नीचे मत उतारो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जब तक लाइट नहीं आ जाती तुम इसी तरह मुझे अपनी बाहों में पकड़े रखो ना। परी को इस तरह से डरा सहमा देख अब प्रदीप भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अब प्रदीप परी के झूठे प्यार में फंस जाता है और इस तरह से छुप छुप कर प्रदीप परी को महंगे महंगे तोहफे देने लगता है। परंतु एक दिन जब प्रदीप परी के लिए तोहफा लेकर आता है तो वो परी को फोन पर उसकी माँ से बात करते हुए सुनता है। माँ, बहुत जल्दी तुम्हारी बेटी इस घर पर राज करेगी, राज, क्योंकि तुम्हारी बेटी की बातों में इस घर का राजा आ चुका है। बस आज रात को मैं अपने पूरे घर वालों को जहर दे दूंगी सिवाय प्रदीप के, और उनके सामने रोने का छोटा मोटा नाटक करके उन्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं और प्रदीप जी रहेंगे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं परी को छोड़ूंगा नहीं। मैं सबको इसकी सच्चाई बता दूंगा और इसे घर से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। इतना बोलकर प्रदीप परी की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और घर वालों को सुना देता है। अब सभी को परी की काली करतूत का सच पता चल जाता है।
जिसके बाद हिमांशु और तारा मिलकर परी को घर से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रदीप हाथ जोड़कर अपनी बीवी से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। अर्पिता, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। मैंने मन ही मन परी को अपनी बीवी मान लिया था, और तुम्हारी सौतन, वो तो भगवान का भला हो जो समय रहते मुझे उस लड़की की सच्चाई पता चल गई और मैंने अपने घर वालों को बचा लिया, वरना आज चालाक लड़की की वजह से मैं आप सबको खो देता। प्रदीप जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी बहक जाता। हम सबको क्या पता कि परी इतनी खराब लड़की है। उसने तो आपकी और मेरी जिंदगी के साथ साथ देवर जी की भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। आज आपकी वजह से हम सब जिंदा हैं और वो लड़की इस घर से बाहर। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। इसके लिए तू खुद को दोषी मत मान। हाँ भैया, वैसे भी हम सब जितनी जल्दी पुरानी बातों को भूलेंगे हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि प्रदीप की गलती नहीं होती, इसलिए प्रदीप के घर वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो सब एक साथ फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। 3 जादुई सैनिक। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में देश की रक्षा कर रहे हमारे 3 जवान सैनिक, जो कि अपना घर परिवार छोड़कर देश की सेवा में लगे हुए थे। पहला जवान जिसका नाम योगेश था, दूसरा जवान जिसका नाम वीर था, तीसरा जवान जिसका नाम कुलविंदर था। ये तीनों जवान कश्मीर की वादियों में तैनात वीर जवान सैनिक थे। योगेश, कुलविंदर, वीर, ये तीनों बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए रात दिन एक कर देते थे। ऐसे ही एक दिन वो तीनों अपने तंबू में खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक कुछ आतंकी उनके एरिया में हमला कर देते हैं। वो तीनों खाना पीना छोड़कर अपनी अपनी बंदूक लेकर आतंकी को मौत के घाट उतारने के लिए उठ खड़े होते हैं। योगेश ताबड़तोड़ अपनी बंदूक से आतंकियों पर हमला कर देता है और उन आतंकियों को मार गिराता है। तभी कुलविंदर योगेश से कहता है, अरे योगेश, वीर कहाँ है? वीर तो नजर ही नहीं आ रहा भाई। वीर कहाँ गया? हम तीनों तो एक साथ थे, फिर वीर कहाँ गया? वीर, वीर कहाँ है वीर तू? वीर। तभी वीर पीछे से आता है और अपने दोनों यारों के गले लग जाता है और कहता है, अरे यार, मैं यही हूँ। अरे यार, तूने तो डरा ही दिया। तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई ना? अरे यही तो लाइफ है। अरे जब तक है तब तक इस देश के लिए न्यौछावर कर दो। हाँ भाई, हम तीनों इस देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, होशियार रहो। क्या पता आतंकी छुपे हो, वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहो। और बिल्कुल सही कह रहा है, हम तीनों अलग अलग जगह पर तैनात हो जाते हैं ताकि दुश्मनों को मार गिरा सके। कुलविंदर, वीर, योगेश तीनों अपनी अपनी बंदूक लेकर फिर से बॉर्डर पर जाकर तैनात हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति खून से लथपथ होकर कुलविंदर के पास आकर गिरता है। कुलविंदर को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कोई आदमी है या फिर कोई आतंकी। कुलविंदर अपनी बंदूक से आदमी को गोली मारने ही जा रहा होता है कि तभी योगेश आता है और योगेश कुलविंदर को रोकते हुए कहता है, अरे कुलविंदर रुको, ये कोई आतंकी नहीं है, इसकी हालत तो देखो, ये कोई बूढ़ा है। मुझे लगता है यहाँ पर फंस गया है, या तो आतंकियों ने इसे मार गिराया होगा। मगर योगेश, ऐसे हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते भाई, इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। जानता हूँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हम सतर्क हो सकते हैं, लेकिन किसी निर्दोष को मार नहीं सकते, क्या पता ये निर्दोष हो। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कुलविंदर और योगेश से कहता है, अरे बेटा, मैं कोई आतंकी नहीं हूँ, बल्कि मुझे इन आतंकियों ने बंदूक से भून दिया है। मेरे सीने में जो गोली है उसे निकाल दो, वरना जहर फैल जाएगा और मैं मर जाऊंगा। आप चिंता मत करिए, मैं भी कुछ करता हूँ। अरे योगेश, तू क्यों फालतू के लफड़े में पड़ रहा भाई? ये जरूर इन आतंकियों की चाल है। मेरा दिल कहता है कुलविंदर, ये कोई आतंकी नहीं है, बल्कि ये खुद यहाँ पर फंस गया है, और तू इनकी गोली निकालने में मेरी मदद कर। योगेश भागता हुआ अपने तंबू में जाता है और वहाँ से चाकू लेकर आता है। चाकू को गर्म करके योगेश उस बूढ़े व्यक्ति के सीने से गोली निकालता है और कपड़े से घायल जगह को कवर करता है। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति को वो पानी पिलाता है। वहीं दूसरी तरफ वीर कुलविंदर और योगेश की राह देख रहा था। उन दोनों के ना मिलने पर वो भागता हुआ यहाँ वहाँ उनको ढूंढने लग जाता है,
फिर किसी तरह से वीर को योगेश और कुलविंदर दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है, ए योगेश, कुलिंदर, सब ठीक है ना? मैं बहुत देर से तुम दोनों की राह देख रहा हूँ। और यहाँ कौन है ये? वीर को सारी बात बताता है, जिसके बाद वीर योगेश से कहता है, ए योगेश, तूने जो किया बिल्कुल सही किया। एक जरूरतमंद की मदद करना ही इंसानियत है। हम एक काम करते हैं, इनको अपने साथ अपने तंबू में ले चलते हैं। वहाँ ये कुछ दिन आराम करेंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। योगेश, कुलविंदर, वीर उस व्यक्ति को अपने साथ अपने तंबू में ले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और वीर, योगेश, कुलविंदर, इन तीनों की आंख लग जाती है। वो बूढ़ा व्यक्ति उठकर सबसे पहले योगेश के पास जाता है। योगेश की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम तंदुरुस्त था। उस बूढ़े व्यक्ति को ऐसे देखकर योगेश उससे पूछता है, अरे बाबा, अब ठीक तो है ना? तभी वो बूढ़ा व्यक्ति एक देवता का रूप ले लेता है और योगेश से कहता है, मैं तुम तीनों वीर जवानों की देशभक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। इसीलिए मैं अपना रूप बदलकर तुम्हारे पास आया और तुमने मुझ जैसे अनजान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद करी। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई बंदूक देना चाहता हूँ। इस बंदूक की मदद से तुम हमेशा हर आतंकी को मार गिराओगे, फिर चाहे वो किसी भी कोने में छुपा हो। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। अब मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना जीवन तो देश की सेवा में लगाना ही चाहता हूँ और उसके साथ साथ मुझे आप जैसे देवता के दर्शन भी हो गए। देवता योगेश को वो बंदूक देकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो देवता कुलविंदर के पास आते हैं और कुलविंदर से कहते हैं, उठो कुलविंदर, मैं तुम तीन वीर जवानों की देशभक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसीलिए मैं अपना रूप बदलकर तुम्हारे पास आया हूँ और तुमने मुझ जैसे अनजान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद की है। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई तोप देना चाहता हूँ जो कि तुम्हारी इस बॉर्डर पर मदद करेगी। ए प्रभु, जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। नहीं मेरे बच्चे, माफी मत मांगो, बल्कि मैं तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसीलिए मैं स्वयं यहाँ तुम तीनों से मिलने आया हूँ और तुम तीनों को कुछ भेंट देने आया हूँ। देवता कुलविंदर को तोप देकर वीर के पास जाते हैं और वीर को उठाते हुए कहते हैं, उठो वीर, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मेरे जाने का भी समय हो गया है। मैं तुम तीन वीर जवानों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए तुम तीनों के लिए कुछ भेंट लेकर आया हूँ। योगेश और कुलविंदर से तो मैं मिल लिया हूँ, मगर अब मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे प्रभु, मेरा जीवन तो धन्य हो गया प्रभु। अब तो दिल करता है कि आंखें बंद करके इस धरती में समा जाऊं। नहीं मेरे बच्चे, अभी तुम्हें देश की सेवा करनी है और मैं तुम्हारे लिए जादुई जूते लेकर आया हूँ, जिसे पहनकर तुम इतनी तेजी से भागना शुरू कर दोगे कि तुम हर आतंकी का पता लगा सकते हो कि वो कहाँ छुपा हुआ है। देवता उन तीनों दोस्तों को जादुई बंदूक, जादुई जूते और जादुई तोप देकर वहां से चले जाते हैं और वो तीनों वीर जवान देश की रक्षा के लिए फिर से जुट जाते हैं।